दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 10 शिनी की मौत। काट अपनी अति तीव्र गति से चली जा रही थी। धर्मा काट की खिड़की से बाहर देख रहा था और विचार कर रहा था कि रॉल्फ ने कितना खतरनाक प्लान बनाया था। उसे अब धीरे धीरे रॉल्फ की गहरी चाल समझ आ रही थी। धर्मा ने कहा, तो रॉल्फ ने ये प्लान किया था। उसने फ्रीमी को पैसे शिनी से दिलवाए और हमला किया जॉर के उस शहर में जहां डेल था, ताकि उसके दोनों विरोधी एक साथ फंस जाए। हाँ धर्मा, बहुत कुटिलता से रॉल्फ ने डेल और शिनी दोनों को फंसा दिया था। शिनी ने फ्रीमी को पैसे दिए थे और डेल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होने के बावजूद जॉर के सबसे महत्वपूर्ण शहर नडाल पर न्यूक्लियर हमला नहीं रोक पाया। रॉल्फ ने अपने दोनों प्रमुख विरोधियों को बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंसा दिया था। हालांकि मुझे लगता है कि शिनी को अभी तक कुछ समझ नहीं आया होगा। हाँ, रॉल्फ को अब चुनाव जीतने में आसानी होगी धर्मा। अच्छा, परंतु आइविश से रॉल्फ ने बहुत सारे स्पेसशिप और हथियार फ्रीमी को दिलवाए थे। उनका क्या हुआ? हाँ धर्मा, मैं तुम्हें आगे की कहानी बताती हूँ। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठा हुआ था जब उसे रोबोट के जरिए सिक्योर कॉल आया। कॉल फ्रीमी का था। मेरे लिए अब क्या आदेश है सर? नाडुस को आजाद घोषित कर दो और परिंजय पर हमला कर दो। परंतु परिंजय जाने में तो बहुत साल लग जाएंगे, कम से कम 15 वर्ष। मुझे पता है, परिंजय 5 प्रकाश वर्ष दूर है, परंतु वहां का प्रेसिडेंट सैडल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मेरा विरोधी है। यदि परिंजय पर हमला भी सफल हो गया तो मेरा वो विरोधी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, आपने मुझे आइविश से हथियार और स्पेसशिप दिला दिए हैं। मैं परिंजय पर हमला करता हूं। हाँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी दोस्त शिनी से बात करनी चाहिए। फ्रीमी समझ गया था कि रॉल्फ क्या कहना चाहता है। रॉल्फ ने कनेक्शन काट दिया। रॉल्फ मन मन मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि उसे 2 साल बाद गवर्निंग काउंसिल को जवाब देना है, परंतु उसने कुछ बहुत घातक सोच लिया था और जल्द ही वो उसे अंजाम भी देने वाला था। इधर फ्रीमी ने तुरंत ही शिनी को कॉल किया। शिनी अपने घर पर आराम कर रही थी। सुर ग्रह पर उस वक्त रात का समय था। शिनी ने सिक्योर कॉल का उत्तर दिया। फ्रीमी बोला, आप आजकल खबर नहीं देख रही हैं क्या मैडम? नहीं, मुझे सब पता है। जॉर पर हमला वाकई शानदार था। तुमने मेरे दोनों विरोधी रॉल्फ और डेल को एक साथ धो डाला। वो पुरानी खबर हो गई है मैडम, ताजा खबर देखो। शिनी ने अपने असिस्टेंट को कमांड दिया और उस रोबोट ने आर्टिफिशियल स्क्रीन पर शिनी को ताजा खबर दिखाई। नाडुस ग्रह ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। नाडुस ग्रह अब जॉर साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। मीडिया वाले इन गोरिल्ला रूपी मानवों की इस प्लेनेट की आजादी की घोषणा को बार बार दिखा रहे थे और बेहद मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रहे थे। शिनी बोली, अरे ये क्या पागलपन है? अजय सेना आकर नाडुस पर कब्जा कर लेगी। मैंने कहा था ना मैडम कि मेरा मकसद एक आजाद ग्रह का मालिक बनना है। मैं बनूंगा नाडुस का महान सम्राट। मूर्ख, ये कोई क्रेस का खेल नहीं है जो तुम सम्राट बन जाओगे। तुम्हें अजय सेना की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि नाडुस के अजय सैनिक के कमांडर को मार दिया या नडाल शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया तो तुम अजय सेना का मुकाबला अपनी इस बंदरों की सेना से कर सकते हो? शिनी बहुत ही गुस्से में थी
और उसे नहीं पता था कि ये फ्रीमी क्या करने जा रहा है। फ्रीमी अपना पूरा प्लान नहीं बताता था, जैसे उसने कभी नहीं बताया था कि वो नडाल पर हमला करेगा। इसलिए शिनी को फ्रीमी के प्रति भी एक अलग ही प्रकार का गुस्सा था। फ्रीमी थोड़ा शांत स्वर में अनुरोध करता हुआ बोला, इसलिए मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। शिनी झिल्लाकर बोली, कैसी मदद? तुम तुरंत नाडुस को एक स्वतंत्र ग्रह घोषित कर दो। यदि सुर प्लेनेट ने हमें मान्यता दी और कुछ और लोगों ने भी, तो हम एक अलग स्वतंत्र ग्रह हो जाएंगे। इसका निर्णय तो जौर साम्राज्य की गवर्निंग काउंसिल लेगी। किसी भी ग्रह को जौर साम्राज्य का हिस्सा बनाने या हटाने का प्रस्ताव हम कैसे पारित कर सकते हैं? शिनी थोड़ा सकुचाती हुई बोली। फ्रीमी चीखा, नाडुस ग्रह कभी भी जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। नाडुस पर कौंताना ने युद्धबंदी और मग को भेजा था। उसने कभी भी नाडुस को अन्य ग्रहों जैसे जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना था। नाडुस का प्रतिनिधि गवर्निंग काउंसिल में भी नहीं बैठता है। नाडुस पर अलग अलग देश के राजा या चुनिंदा प्रतिनिधि अपने अपने देश पर राज्य करते थे, जैसे नौडी मगध के निर्वाचित प्रधान थे। परंतु अजय सेना ने उनको बेरहमी से मार दिया। नाडुस हमेशा से ही अजय सेना के अवैध कब्जे से परेशान रहा है। शिनी सोच में पड़ गई। फ्रीमी ने अपना एकालाप चालू रखा। ज्यादा सोचो मत। यदि नाडुस स्वतंत्र हो गया तो तुम्हें गवर्निंग काउंसिल में और चुनाव में ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कौंताना तो मर्कल जैसे शक्तिशाली एलियन प्रजाति से युद्ध हारा था और शई को उनके हवाले कर दिया था। परंतु रॉल्फ जो बड़ी बड़ी बातें करता है मर्कल को हराने की, परंतु वो एक टेररिस्ट फ्रीमी से नाडुस को नहीं बचा पाया। सोचो, तुम्हें चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। चुनाव अब नजदीक है। शिनी ने निर्णायक स्वर में कहा, ठीक है, मैं सुर की संसद में नाडुस को स्वतंत्र ग्रह घोषित करने का प्रस्ताव पारित करती हूँ। साथ ही मेरी पार्टी के लोगों को बोलती हूँ, जो अलग अलग ग्रहों पर प्रधान हैं, ऐसे प्रस्ताव पारित कर दें। तुम्हें 5-6 ग्रहों का समर्थन तो मिल ही जाएगा। फ्रीमी बोला, हाँ, ये काफी होगा। जल्द ही 2 वर्ष का समय काफूर हो गया। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। रॉल्फ से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि फ्रीमी का क्या हुआ। मीटिंग में इस बार भी पिछली बार की तरह शिनी के तेज तर्रार प्रश्नों ने रॉल्फ का स्वागत किया। शिनी बोली, पिछली मीटिंग में रॉल्फ को 2 वर्षों का समय दिया गया था फ्रीमी को पकड़ने का या मारने का। रॉल्फ जवाब दे, उन्होंने क्या किया। मैं इस माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि मैं फ्रीमी को पकड़ ही लेता, परंतु अफसोस गवर्निंग काउंसिल के कुछ महान सदस्य गंदी राजनीति के लिए फ्रीमी को पैसा और संसाधन दे रहे हैं। शिनी ने प्रत्याक्रमण करते हुए रॉल्फ को नीचे दिखाते हुए बोला, ये सब बहाने हैं रॉल्फ, तुम्हें गवर्निंग काउंसिल को जवाब देना ही होगा। मैं तैयार होकर आया हूं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि नाडुस को स्वतंत्र ग्रह सुर ने क्यों माना। नाडुस जौर का हिस्सा था। शिनी चिल्लाई, इससे पहले रॉल्फ और कुछ भी कहता। नहीं, नाडुस कभी भी जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। पूरी गवर्निंग काउंसिल स्तब्ध रह गई। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि नाडुस जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। मीटिंग रूम में एक अलग प्रकार की सुगबुगाहट पैदा हो गई। सभी लोग आपस में बातें करने लग गए। शिनी तब जोर से बोली, नाडुस पर मग और युद्धबंदियों को भेजा गया था। वो उनका ही घर था। जौर ने कभी भी आधिकारिक रूप से नाडुस को जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया था। नाडुस पर अजय सेना की टुकड़ी हमेशा से ही अवैध कब्जा बनाए रखने के लिए ही थी। रॉल्फ शिनी की बात काटते हुए बोला, शिनी,
तुम्हारी राजनीति जौर साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित होगी। कल को ऐसे फिर बहुत से ग्रह अपने आप को जौर साम्राज्य से अलग कर लेंगे। नहीं सुप्रीम कमांडर, बाकी सभी ग्रह के प्रतिनिधि यहाँ हैं। हम सब चुनाव जीत कर आए हैं। हम सब ने फिर आपस में चुनाव करके अपने में से एक को सुप्रीम कमांडर बनाया है। अफसोस, वो कमांडर फेल हो गया। गवर्निंग काउंसिल पूरी तरह से सुन थी। सभी को अफसोस था कि किस प्रकार से जौर साम्राज्य की आपसी लड़ाई फ्रीमी जैसे टेररिस्ट को बढ़ावा दे रही है। इससे मर्कल को मदद मिलेगी और जौर का दुश्मन जौर साम्राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। रॉल्फ बोला, मैंने जनता से वादा किया था कि मैं मर्कल से बदला लूंगा। मैंने ये भी कहा था कि मैं फ्रीमी टेररिस्ट को पकड़ लूंगा या मार डालूंगा। परंतु मुझे अब लगता है कि पहले मेरे ही घर को ठीक करना पड़ेगा। अपने बीच बैठे उन शैतानों को जो कि जौहर को ही खत्म करना चाहते हैं और मर्कल के एजेंट हैं, उन्हें पहले खत्म करना होगा। गवर्निंग काउंसिल शांत थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नाडुस, जो कभी भी जौर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, अचानक से उसने एक ऐसे टेररिस्ट को जन्म दे दिया था जिसके विकराल मुंह में अब जौर साम्राज्य का भविष्य जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। गवर्निंग काउंसिल को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट सैडल, जो परिंजे ग्रह से थे और मर्कल के फटल शिप को किराए पर लेकर इस मीटिंग में भाग लेने जौर प्लेनेट आए थे, वो बोले, मेरे ख्याल से रॉल्फ, गवर्निंग काउंसिल को तुम्हारा इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। तुम एक बहुत ही विफल सुप्रीम कमांडर निकले हो। रॉल्फ बोला, क्या वास्तव में ऐसा है प्रेसिडेंट सैडल? फिर रॉल्फ शिनी की तरफ देखकर बोला, क्या सुर ने सिर्फ इसलिए ही नाडूस को स्वतंत्र ग्रह मान लिया क्योंकि कौंताना ने उस पर मक और युद्धबंदियों को बसाया था और फिर हम सब उस प्लेनेट के बारे में भूल गए? प्रेसिडेंट सैडल बोले, और क्या कारण हो सकता है? रॉल्फ फिर शिनी की तरफ देखकर बोला, बोलो शिनी, क्या सिर्फ इसीलिए सुर ने नाडूस को आजाद घोषित किया क्योंकि नाडूस प्लेनेट मग का प्लेनेट है? शिनी अटकते अटकते बोली, और और क्या कारण हो सकता है? शिनी को पूर्वाभास हो गया था कि रॉल्फ को कुछ बहुत गूढ़ रहस्य पता लग गया है। उसको नहीं पता था कि रॉल्फ कितना ज्यादा शातिर खिलाड़ी था। रॉल्फ बहुत ही खूंखार स्वर में धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर डालते हुए बोला, हो सकता है शिनी मैडम और नाडुस का टेररिस्ट फ्रीमी एक ही टीम से खेल रहे हो। शिनी बेतहाशा क्रोध में बोली, क्या बकवास है रॉल्फ, मैं तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगी। कर देना। रॉल्फ ने शिनी की धमकी को बिल्कुल ही अनसुना सा कर दिया। रॉल्फ ने आगे बोला, परंतु फ्रीमी के पास इतना पैसा कैसे आया कि उसने जौर के नडाल पर ऐसे हथियार से हमला किया जिसे जौर की अजय सेना स्कैन नहीं कर पाई? गवर्निंग काउंसिल के सभी लोग बहुत ही ध्यान से रॉल्फ की बातें सुन रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जौर साम्राज्य के इतने महत्वपूर्ण और बड़े पदों पर बैठे लोग इतने ज्यादा स्वार्थी और आत्म केंद्रित थे। रॉल्फ का एकालाप जारी था। सब उसे एक स्पेसशिप ही समझ रहे थे। इतना बड़ा न्यूक्लियर बम जो जौर के रडार की पकड़ में नहीं आया, मतलब वो कम से कम 1 करोड़ टिक्का तो होगा। इतना पैसा एक टेररिस्ट के पास कहां से और कैसे आया? शेनी थोड़ी संभली और ये समझकर कि रॉल्फ के पास सिर्फ एक थ्योरी है, कोई पक्के सबूत नहीं, वो बोली, रॉल्फ, तुम अपनी कमजोरियां मुझ पर थोप रहे हो। रॉल्फ गुर्राया, नहीं शिनी, तुम फ्रीमी से नाडुस के चंद्रमा पर जाकर मिली थी। तुमने फ्रीमी को पैसे दिए थे ताकि वो हथियार ले सके और जौर प्लान पर हमला कर सके। यहां तक कि तुम्हें ना सिर्फ जौर प्लान पर हमले का सच पता था,
अपितु तुमने ही वो विभत्स हमला करवाया था जिसका शिकार बनी नडाल की मासूम जनता। तुम्हारी ही पार्टी के डेल ने लेजर से हमले का आदेश दिया था, जो प्रोटोकॉल नहीं था। शीनी अपनी सीट से खड़ी हो गई और चिल्लाई, रॉल्फ, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? अभी के अभी सबूत पेश करो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। तुम्हारा इस्तीफा मंजूर किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रॉल्फ चिल्लाया, शिनी, मैं अभी के अभी सबूत दूंगा और गवर्निंग काउंसिल देख लेगी मेरा क्या करना है और तेरा क्या करना है। रॉल्फ ने अपने रोबोट को आदेश दिया और रोबोट ने आर्टिफिशियल स्क्रीन पर शिनी और फ्रीमी की सारी बातें चला दी। शिनी सदमे में आ गई थी। रॉल्फ के पास ये सब कैसे आया? फ्रीमी से मिलने शिनी नाडूस की चंद्रमा पर गई थी। फ्रीमी को 10 करोड़ टिक दिए और जोर पर हमला करने की बात भी कही। शिनी और डेल के बीच की बात भी, जिसमें दोनों बोल रहे हैं कि शिनी को फ्रीमी से मिलना चाहिए, वो भी बताई गई। जैसे जैसे रॉल्फ शिनी और फ्रीमी की मुलाकात और बातें दिखा रहा था, वैसे वैसे शिनी का शरीर बुरी तरह से कंपन कर रहा था और पूरी तरह से पसीने पसीने में हो गया और हृदय गति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पूरी की पूरी गवर्निंग काउंसिल सख्ते में आ गई। शिनी ने 10 करोड़ टिक देकर फ्रीमी से पूछा था कि जोर पर हमला कब होगा। ये साम्राज्य द्रोह था जिसका दंड केवल एक ही था, मृत्युदंड। ये सबसे निंदनीय कार्य था। शिनी को पता नहीं चला था कि उसकी पर्सनल सिक्योर बातें कैसे पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने आ रही थी। शिनी इस गवर्निंग काउंसिल में रॉल्फ के इस्तीफे पर गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी देखने आई थी, परंतु रॉल्फ ने गेम ही पलट दिया। उसने साबित कर दिया कि शिनी ही वो अपराधी थी जो फ्रीमी की सहायता कर रही थी और फ्रीमी तक पहुंचने के लिए शिनी को गिरफ्तार करना ही होगा। और शिनी की मदद से रॉल्फ की अन्वेषण कर रही टीम फ्रीमी तक पहुंच जाएगी। रॉल्फ ने 2 वर्ष के अंदर ही एक महत्वपूर्ण सबूत दे दिया था, जिससे फ्रीमी तक पहुंचना अब आसान हो गया था। गवर्निंग काउंसिल ने शिनी को गवर्निंग काउंसिल से निष्कासित कर दिया और उस पर महाभियोग और साम्राज्य द्रोह का आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया। शिनी ये सब नहीं सह पाई और अपनी पीकाबू ड्रेस को आदेश देकर वहीं आत्मदाह कर लिया। कोई कुछ नहीं कर पाया और ना ही कोई कुछ समझ पाया। शिनी ने अपने कुकर्म की सजा खुद को दे दी थी, परंतु उसके मरने से फ्रीमी तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया था। रोबोट शिनी की लाश को ले गए और थोड़ी ही देर में गवर्निंग काउंसिल ने अपनी कार्यवाही फिर से शुरू कर दी। गवर्निंग काउंसिल से रॉल्फ का इस्तीफा नामंजूर कर दिया क्योंकि रॉल्फ ने 2 वर्ष के अंदर ही बहुत महत्वपूर्ण सबूत दे दिए थे और ये साबित हो गया था कि शिनी ही फ्रीमी की मदद कर रही थी। अब गवर्निंग काउंसिल से रॉल्फ को फ्रीमी को पकड़ने के लिए कहा गया, परंतु कोई समय सीमा तय नहीं की गई। गवर्निंग काउंसिल के निर्णय को वहां मौजूद मीडिया भी जोर जोर से उछाल रही थी कि कैसे शिनी ही फ्रीमी को फंड कर रही थी और डेल ने जानबूझकर कोताही बरती ताकि नडाल पर हमला हो सके और रॉल्फ को बुरा दिखाया जा सके। शिनी और डेल का खेल खत्म हो चुका था। शिनी के समर्थक मीडिया वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो भी समय की नाजुकता को समझते हुए शिनी और डेल के खिलाफ ही प्रचार कर रहे थे। पूरे जोर साम्राज्य में इस समय फ्रीमी से भी घृणित कोई था तो वो थी शिनी, क्योंकि उसने जोर साम्राज्य की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होते हुए भी अपने ही साम्राज्य के केंद्र प्लेनेट पर न्यूक्लियर हमला करवाने के लिए इतनी भारी रकम दी और इस पूरी साजिश में फ्रीमी का साथ दिया। शिनी को लगा था इस गवर्निंग काउंसिल में रॉल्फ का पर्दाफाश होगा और उसकी मीडिया वाले इस बात को बहुत जोर शोर से उछालेंगे, परंतु रॉल्फ ने गेम पूरी तरह से पलट दिया था। अब सिर्फ शिनी की फ्रीमी से मुलाकात और उसकी आत्महत्या ही मीडिया वाले दिखा रहे थे। इससे लोगों में रॉल्फ के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई थी कि किस प्रकार से
उसे अपने अंदर के ही भेदियों से लड़ना पड़ रहा था। रॉल्फ की लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जा रही थी जितनी लोगों में शिनी के प्रति घृणा। रॉल्फ की मुख्य विरोधी शिनी ने सुसाइड कर लिया था। डेल को गवर्निंग काउंसिल ने खुद ने निकाल दिया। अब सिर्फ परिंजे का प्रेसिडेंट सैडल ही एकमात्र विरोधी रह गया था। कार्ट में धर्मा, लेडी तारा, जोरो और प्रोफेसर बोरो चल रहे थे और तारा ने अपना विजन भेजना थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। वो धर्मा को इस गहरी चाल को अच्छे तरीके से आत्मसात कर लेने देना चाहती थी। धर्मा बहुत गंभीर स्वर में बोला, रॉल्फ ने बहुत ही कुटिल गेम खेला। उसे पता था कि अगले चुनाव में उसके विरोधी शिनी और डेल होने वाले हैं। उसने एक हैकर को टेररिस्ट बनाया, वो भी ऐसा जो अजय सेना को चुनौती दे सके। उसने फिर नाडुस में ऐसा माहौल पैदा किया कि लोग विद्रोह करें। फ्रीमी ने वहां अपने आप को साबित किया। शिनी और डेल को लालच दिया कि वो उससे मिले और वो उस लालच में फंस गए और आखिरकार जौर के नडाल शहर पर हमला करवा बैठे। लेडी तारा ने बोला, हाँ धर्मा, जौर के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे कि चुनाव जीतने के लिए शिनी और डेल ने इतना बड़ा कुकर्म किया। नडाल पर न्यूक्लियर हमला करवाया। ये तो मर्कल ने भी नहीं किया था। परंतु जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये सब रॉल्फ की ही चाल थी, तब क्या होगा? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। तारा ने अपनी थ्योरी सामने रखी और बोली, पहली बात तो रॉल्फ को लगा कि फ्रीमी कभी सामने आएगा ही नहीं, और दूसरा, उसको सिर्फ एक बार चुनाव जीतना था। जैसे ही वो चुनाव जीत जाता है, उसे 100 वर्ष के जौर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसे कुछ नहीं करना है। इरिट्रिया पर फटल शिप की फैक्ट्री लगानी है, बहुत सारे शिप बनाने हैं और मर्कल और मिलांज के शय को अपने कब्जे में लेना है। तुम्हें याद है ना कि शय पर जौर के निवासियों का जाना प्रतिबंधित था। ये रॉल्फ को और अधिकतर जौर के निवासियों को बहुत खटकता था। धर्मा ने पूछा, परंतु गवर्निंग काउंसिल ने रॉल्फ को बहुत ही आसानी से छोड़ दिया। उन्होंने उसे ये नहीं पूछा कि फ्रीमी को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं और फ्रीमी कब तक पकड़ा जाएगा। आखिरकार उसने जौर पर हमला किया था। बिल्कुल धर्मा, गवर्निंग काउंसिल ने पूछा, परंतु रॉल्फ ने सारा आरोप शिनी और डेल पर लगा दिया था क्योंकि उन्होंने फ्रीमी को फंड दिए थे। अब रॉल्फ को गवर्निंग काउंसिल ने कुछ मोहलत और दे दी थी ताकि वो फ्रीमी को पकड़ सके। तो रॉल्फ ने अपने दो विरोधियों शिनी और डेल को तो रास्ते से हटा दिया था। परिंजे का प्रधान प्रेसिडेंट सैडल का क्या हुआ? जैसा कि आपने बताया था कि फ्रीमी अब क्रूसेडर स्पेसशिप और बहुत सा हथियार लेकर परिंजे पर पहुंच चुका था। हाँ धर्मा, सैडल अब रॉल्फ का अगला टारगेट था। सैडल भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो भी सही समय का इंतजार कर रहा था। रॉल्फ को नहीं पता था कि डेल और सैडल ने मिलकर नडाल पर हुए न्यूक्लियर बम वाले हमले का अन्वेषण कर लिया था। उन्होंने पता लगा लिया था कि वो बम आइविश में बना है। धर्मा बोला, तो सैडल तो ये बात गवर्निंग काउंसिल को बता देगा। हाँ, सैडल ये बात गवर्निंग काउंसिल को बताने ही वाला था, तभी हुआ। धर्मा बीच में बोला, परिंजे पर हमला। बिल्कुल सही समझे हो धर्मा।